अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको वेलकम है। व्यूअर्स, आज हम दूसरा टॉपिक बायो का स्टार्ट करेंगे। कि 9th क्लास की बायोलॉजी का आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी के जो बायोलॉजी की जो मजीद अब छोटी छोटी सी और भी ब्रांचेस है, बेशुमार ब्रांचेस है, आज हम उनको स्टडी करेंगे। बायोलॉजी इंटू डिफरेंट इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ब्रांचेस टू बेटर अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। कि बायोलॉजी को जो है ना मजीद मजीद आसान बनाने के लिए इसको छोटी छोटी सी और बेशुमार ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया, ताकि हम जिंदगी को मजीद अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से जो है ना समझ सके। उसके अंदर हमें इन्होंने सबसे पहले दिया हुआ है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज अ स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। के मॉर्फोलॉजी के अंदर, हाँ, मॉर्फो का मीनिंग होता है फॉर्म, मॉर्फो का मीनिंग होता है शेप। हम किस चीज की किसी चीज की ना शेप को, किसी चीज की जो शक्ल होती है ना, हाँ, उसको मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओके, इस तरह से स्ट्रक्चर्स को हम मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी स्टडीज द आउटवर्ड अपीयरेंस। कि मॉर्फोलॉजी के अंदर हम आउटवर्ड अपीयरेंस देखते हैं, जैसे शेप है, जैसे कलर है, कलर पैटर्न इटीसी। हम मॉर्फोलॉजी के अंदर एक जो बैरूनी शेप होती है ना, हम उसको स्टडी करते हैं। जैसे कि आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। व्यूवर्स, हम जो है ना मॉर्फोलॉजी में आउटवर्ड स्ट्रक्चर की अगर बात करें, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ एनिमल्स दिखाई दे रहे होंगे। हम यहाँ पे ना उनकी एक आउटवर्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि उनका जो आउटवर्ड स्ट्रक्चर है ना वो कैसे है। यहाँ पे आपको हॉर्स का दिखाई दे रहा होगा आउटवर्ड स्ट्रक्चर, उसका कलर पैटर्न। इस तरह से इंसेक्ट हो गया, जैसे आंट है, चूंटी, उसका जो है ना एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, आउटवर्ड स्ट्रक्चर। फिर डॉल्फिन है, फिर जो है ना यहाँ पे चिकन है, मुर्गी। तो इस तरह से इंसेक्ट्स के भी आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है ना, ये मॉर्फोलॉजी है, ये एक आउटवर्ड अपीयरेंस है। तो इस चीज को मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है, एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर। और इस साथ ही साथ हम इसके अंदर इंटरनल जो अंदरूनी स्ट्रक्चर होता है ना, मॉर्फोलॉजी के अंदर हम वो भी स्टडी करते हैं। लाइक ऑर्गन्स के, इंसानी ऑर्गन्स का जो स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अंदरूनी अंदरूनी ये स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अपीयरेंस जो है ना, इसकी जस्ट ऊपर बाहर की अपीयरेंस को ही स्टडी करेंगे। हम मजीद डिटेल्स के अंदर इसके अंदर नहीं जाएंगे। जैसे हार्ट है, ये किस शेप का है, हम मॉर्फोलॉजी के अंदर शेप स्टडी करेंगे। कि जैसे हमारे लंग्स है, ये किस शेप के हैं, हम जस्ट शेप को स्टडी करते हैं। मैं इसके आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर समझाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना आप दो चीजें देख सकते हैं, आप हार्ट देख सकते हैं, आप जो है ना फिर लंग्स भी देख सकते हैं। तो हार्ट और लंग्स की जो है ना आप एक जाहिरी सूरत देख रहे हैं, लेकिन ये इंटरनल बॉडी ऑर्गन है। पहले मैंने आपको एक्सटर्नल की एग्जांपल दिया, लेकिन ये इंटरनल बॉडी ऑर्गन है। तो इसकी जो जाहिरी एक सूरत है ना, तो उस चीज को स्टडी किया जाता है मॉर्फोलॉजी में, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की जो जाहिरी सूरत होती है। तो व्यूवर्स, उसके बाद आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पार्टिकुलरली ह्यूमन। कि बायो की जो ये वाली ब्रांच है ना, इसके अंदर हम अंदरूनी जो साख्त होती है ना, कि जो अंदरूनी साख्त होती है उसको पढ़ते हैं, खसूसी तौर पे इंसानों की। इससे हमें जो है ना अपने बेशुमार फायदे हासिल हो सकते हैं। तो इट हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, medical device development and improving quality of life. For example, the study of the organs of the digestive system. इसको पढ़ लेने से ना हमें बीमारियों को स्टडी करने में मदद मिलती है। अब जाहिर सी बात है, हमें एक मुकम्मल तौर पे इंसानी साख्त का पता चल गया हो, तो हम बीमारियों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं ना, हम उनको डायग्नोस कर सकते हैं। हाँ, फिर आता है मेडिकल आलात में हमें जो है ना बेहतरी मिल सकती है, मेडिकल आलात को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। फिर आता है कि हमें जिंदगी गुजारने जो है ना, अब जाहिर सी बात है, जब हमें एक बहुत डिटेल में साख्त के बारे में बातें पता चल जाएंगी, तो अब जिंदगी गुजारने में बेहतरी ही आएगी ना, जिंदगी गुजारना आसान हो जाएगी। जैसे हमने स्टडी कर लिया ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमें जो है ना एक डाइजेस्टिव सिस्टम का जो निज़ाम होता है ना, हमने उसको अगर स्टडी कर लिया, जो खुराक हजम करने का निज़ाम है, तो हाँ, इसको हमने अगर अच्छे तरीके से इसकी साख्त को स्टडी कर लिया, तो हमें अब अगर इसके अंदर कोई, इस ऑर्गन के अंदर कोई इश्यू आ जाता है, कोई मसला आ जाता है, तो हमें इसको स्टडी करना आसान हो जाएगा। हमें उस कोई बीमारियों की खोज लगाना, हमें बीमारियों को तलाश करना आसान हो जाएगा। तो व्यूवर, स्क्रीन पे ना आपको एक डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी के बारे में नजर आ रहा है कि ये जो है ना हम यानी मुंह से जो है ना खुराक लेते हैं, फिर जो है ना जबान से उसको चबाते हैं, फिर जो है ना आगे, या फिर इसोफेगस की तरफ हम भेज देते हैं, फिर आगे जो है ना
वो किस तरह से लीवर में जाता है, गॉल ब्लैडर में जाता है, इंटेस्टाइन्स में जाता है, स्टमक में जाता है, फिर इस तरह से जो है ना वो फूड वेस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ना ये एक एनाटॉमी के एक बेस्ट एग्जांपल है जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दी है। ये इसको डिटेल के अंदर स्टडी किया जाता है एनाटॉमी में, एनाटॉमी की फील्ड में जो जाते हैं। तो आगे जो है ना हमें दिया हुआ है फिजियोलॉजी। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। कि ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो डील करती है इंसान की बॉडी कैसे फंक्शंस परफॉर्म करती है। फंक्शंस के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि कैसे इंसान की बॉडी जो है ना फंक्शंस को परफॉर्म करती है। जैसे हमारा हार्ट है, ये एक स्ट्रक्चर है, इसका फंक्शन क्या, ब्लड को सारी बॉडी में पंप करना, ब्लड को पंप करना, फिर सारी बॉडी में सप्लाई होता है वो। तो ये एक फंक्शन है। तो फंक्शन इसके अंदर डिटेल्स में स्टडी किया जाता है फंक्शंस को। For example, how the blood circulatory system transports vital substances throughout the body। के जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना हमारा, जो ब्लड को सर्कुलेट करने का निजाम है, वो किस तरह जो है ना अपने सब्सटेंसेस को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, मुंतकिल करता है। तो इसके बाद व्यूअर्स आता है हिस्टोलॉजी। इट इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। इसके अंदर हम ना टिश्यूज की माइक्रोस्कोप्स के जरिए ना हम टिश्यूज को स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोप के जरिए हम जिस चीज को स्टडी करते हैं वो बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। टिश्यूज ना बहुत छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें एक आम आंख से दिखाई भी नहीं देते। हमारे जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स बेशुमार सेल्स मिलते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं। फिर बेशुमार टिश्यूज मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं। फिर इस तरह से ऑर्गन स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शन। अब वही बात आ गई कि बेशुमार सेल्स मिलते हैं तो वो टिश्यूज बनाते हैं। कि टिश्यूज जो है ना एक सेल्स का एक ग्रुप होता है और वो ना एक सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। टिश्यू एग्जामिनेशन हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, ड्रग स्टडीज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कि जब हम टिश्यूज को डिटेल के अंदर स्टडी कर लेते हैं तो हम इससे बीमारियों को समझने में हमें मदद मिल सकती है और अद्वियात को और जो मेडिसिन होती है हमें उनको समझने में मदद मिल सकती है। हमें पता चल जाता है कि मतलब कि हमें जो है ना पता चल जाता है कि कौन से सेल्स हमारे हेल्दी हैं, कौन से नहीं। जब टिश्यूज को हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो हमें इस चीज का पता चल जाता है। अब जाहिर सी बात है हमें जब पता चल गया कि कौन से जिस्म में सेल्स जो है ना सही काम परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से हेल्दी हैं और कौन से टिश्यूज ऐसे हैं हमारे जिस्म में, कौन से सेल्स ऐसे हैं जो काम सही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है हम ऐसी मेडिसिन उस पेशेंट को देंगे जो हमारा सही टारगेट होगा, जो उन्हीं सेल्स को टारगेट करेगा जो अनहेल्दी होंगे, उन्हीं को ही जाके फिर ठीक करेगा। फिर इस तरह से जो है ना बीमारियों को डायग्नोस करने में हमें आसानी हो जाएगी। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इस तरह से हम जो है ना जो अंदरूनी एक साख्त है हम उसको और उसके जो फंक्शंस है ना हम उनको इसके अंदर स्टडी करते हैं और हमें इससे जो है ना अपने हेल्प मिल सकती है। तो व्यूवर्स यहाँ जो है ना मैं आपको हिस्टोलॉजी की एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। ये जो है ना सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा सेल देख रहे हैं। ये इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें आम आंख से दिखाई भी नहीं देते, हम इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। फिर सेल्स जब काफी सारे मिलते हैं तो एक टिश्यू बनाते हैं। जब बेहद टिश्यू मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनाते हैं। जब बेहद ऑर्गन्स मिलते हैं तो पूरा एक होल इंडिविजुअल बना देते हैं, एक पूरा एक होल ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। फिर व्यूवर्स उसके बाद आता है साइटोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ सेल्स। इसके अंदर हम सेल्स को स्टडी करते हैं। मीन्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। कि जो हमारे सेल्स है ना वो हमारी जिंदगी की एक बुनियादी ईंट है। अब जाहिर सी बात है ईंटें मिलती हैं तो एक घर जो है ना तामीर होता है। तो एक बुनियाद ईंटों से रखी जाती है ना, तो जाहिर सी बात है अब सेल्स मिलेंगे तो ही एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होगा ना। तो ये जो है ना हमारी जिंदगी की एक बुनियादी ईंट है। साइटोलॉजिस्ट अनरेवल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलिस। के जो साइटोलॉजिस्ट होते हैं ना वो हमें ये सिखाते हैं कि एक बुनियादी जो सेल्स का स्ट्रक्चर है और उसका जो ऑर्गन्स है हमें उनके बारे में ना बताते हैं साइटोलॉजिस्ट। सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, ऑर्गेनेलिस के बारे में। ऑर्गेनेलिस भी सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं। जो ऑर्गेनेलिस जो होती है ना वो मिलकर सेल का एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो ऑर्गेनेलिस सेल्स से भी छोटी होती हैं। They also study the mechanism of cell division।
और इसके अंदर ना हमें मैकेनिज्म हमें सेल डिवीजन का जो है ना मैकेनिज्म भी स्टडी किया जाता है। जैसे दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन, के सेल डिवीजन के बेशुमार अगर किस चीज में सेल टूट रहे हैं ना तो उसके मैकेनिज्म्स को भी स्टडी करेंगे। जैसे कैंसर है, कैंसर जो होता है ना उसके अंदर सेल डिवीजन होती है, एक नॉर्मल हद से ज्यादा उसके अंदर सेल डिवीजन होती है तो वो फिर कैंसर सेल्स कहलाते हैं, कैंसर हो जाता है उसको। फिर जो है ना अब वो इस चीज को पता लगाएंगे कि कैंसर में अगर सेल की डिवीजन हो रही है तो क्यों हो रही है, उसकी क्या वजह है, किस जगह पे उसकी सेल की डिवीजन हो रही है। जैसे अगर ब्रेन कैंसर है किसी को तो उसके ब्रेन के अंदर ही सेल्स की डिवीजन होगी, बाकी मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स में नहीं जाएगी। तो वो अब साइटोलॉजिस्ट इस चीज का पता लगाते हैं कि जो है ना कैंसर जिस्म की कौन सी बॉडी में है, कौन सा बॉडी पार्ट में है, कि ब्रेन में है या लंग्स में है। लोगों को लंग्स कैंसर हो जाते हैं, लोगों को ब्रेन कैंसर हो जाते हैं। तो ये मतलब इस चीजों को जो है ना डिटेल में स्टडी किया जाता है साइटोलॉजी में। तो आगे जो है ना आपका साथ यहाँ पे दिया गया एक साइड बॉक्स, साइड बॉक्स जो है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। द ह्यूमन बॉडी कंटेन ओवर 30 ट्रिलियन सेल्स, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है ना 30 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं। 30 ट्रिलियन व्यूवर्स बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स पोजेस यूनिक स्ट्रक्चर, फिर इनमें से बेशुमार ऐसे सेल्स होते हैं जो एक यूनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक अपना मुनफरिद अपने स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी हर सेल ना अपनी शेप और फंक्शन के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। जैसे हमारे नर्व सेल्स हैं, ये ब्रेन की तरफ सिग्नल्स को पास करते हैं। नर्व सेल्स ना और कोई काम नहीं करेंगे, जस्ट ब्रेन की तरफ सिग्नल्स को ही पास करेंगे। वो हमारा फिर इस तरह से एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये जो है ना स्किन की एक लेयर बनाते हैं। अब एपिथेलियल सेल्स जो है ना वो नर्व सेल्स वाला काम नहीं करेंगे, ना ही नर्व सेल्स जो है ना वो स्किन की लेयर बनाएंगे। फिर आगे आगे मसल सेल्स, फिर इस तरह से मसल सेल्स जो है ना हमारे जो मसल्स के जो टिश्यूज होते हैं ना उनको बनाते हैं। हमारे जो पट्टे होते हैं, हम अपने बाजू को इधर उधर मूव करते हैं तो इसके पीछे सारा मसल सेल्स का ही रोल होता है। तो ये जो है ना एडिशनल बात हो गई थी, आपको समझाने के लिए मैंने किया है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। तो खैर ये जो है ना यही बताया गया कि वेरियस टाइप ऑफ सेल्स पोजेस यूनिक स्ट्रक्चर, के मुख्तलिफ जो सेल्स होते हैं ना वो अपना अपना एक मुनफरिद स्ट्रक्चर रखते हैं, अपना एक मुनफरिद सा ना फंक्शन रखते हैं। फिर आगे बात आती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। व्यूवर्स फिर आगे हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता है ना इसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स व्यूअर्स हम खुराक से लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना व्हीट के अंदर, गंदम के अंदर पाए जाते हैं, फिर राइस के अंदर पाए जाते हैं। फिर प्रोटीन्स हो गया जो दूध में, अंडों में, और इसके अलावा गोश्त के अंदर, मीट के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। फिर लिपिड्स हो गए, लिपिड्स व्यूअर्स चिकनाई वाली जो चीजें होती है ना जैसे ऑयल हो गया, तो लिपिड्स इन चीजों में पाए जाते हैं। एंड न्यूक्लिक एसिड्स, और न्यूक्लिक एसिड्स जो है ना मैं आपको बताती हूँ ये। तो वीवर्स न्यूक्लिक एसिड्स की जो है ना मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। ये न्यूक्लिक एसिड का आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसमें जो है ना डीएनए का स्टैंड और आरएनए का स्टैंड जब आपस में मिलता है तो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर बना देता है। तो न्यूक्लिक एसिड ये जो है ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है, और ह्यूमन बॉडी के लिए ये इंतहाई जरूरी होता है। इसको हम खुराक के जरिए लेते हैं। ये जो है ना मीट्स के अंदर, ये चिकन के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, हर चीज बहुत बेशुमार खाने की ऐसी चीजें हैं, मैक्सिमम चीजें खाने की ऐसी हैं जिनके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स जो है ना पाए जाते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस, के मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो होते हैं ना वो जिंदगी की बुनियादी अमल को भी पढ़ते हैं। जिंदगी का जो एक बुनियादी प्रोसेस है ना उसको भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। डेवलप ड्रग्स एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, इसके अंदर जो है ना अद्वियात को स्टडी किया जाता है कि किस तरह डीएनए और आरएनए वगैरह को जो है ना पहचान कर एक टारगेट बनाया जाता है, और जो है ना फिर इसको एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं लैब वगैरह के जरिए। फिर तजर्बा के बाद जो है ना एक मॉलिक्यूल को टेस्ट करते हैं, फिर इस तरह से अद्वियात बनाते हैं। तो ये चीज जो है ना विविस आपको समझ आ गई होगी। ये जो है ना मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दे के बताया कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है ना किस तरह से ड्रग्स को बनाते हैं। किसी मॉलिक्यूल को लेते हैं, फिर उस मॉलिक्यूल को टेस्ट करते हैं लैब्स में, लेबोरेटरी में,
या फिर उसको जो है ना उसके थ्रू एक मेडिसिन को तैयार करते हैं एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद जो है ना एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जैसे इंसुलिन बनाने का प्रोसेस हो गया, ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर डीएनए की जरूरत पड़ती है। ये जो है ना फिर इंसुलिन ना डायबिटीज के पेशेंट के लिए ना बहुत जरूरी होते हैं। तो ये चीजें मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती हैं। फिर उसके बाद आता है एम्ब्रियोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। इसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म बनता है, कि जो एक ऑर्गेनिज्म बनता है ना वो किस तरह से बनता है। तो व्यूवर्स यहाँ पे जो है ना मैं आपको एम्ब्रियोलॉजी की एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जब जो है ना अपने स्पर्म्स और एग्स मिलते हैं तो यहाँ पे जो है ना एक छोटा सा एक एम्ब्रियो तैयार होता है। फिर उसके बाद जो है ना उसकी कुछ स्टेजेस होती है जिनसे वो पास आउट होता है, और फिर जो है ना जो लास्ट स्टेज होती है ना उसमें एक मुकम्मल एक जायगोट जो है ना बनकर तैयार हो जाता है। In this branch, scientists study tissue and organ formation, identify birth defect and develop medical treatments. कि इस ब्रांच में ना साइंटिस्ट पढ़ते हैं कि किस तरह टिश्यूज बनते हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, और इस तरह से वो जो है ना फिर उसके बाद बर्थ के डिफेक्ट्स देखे जाते हैं। जिस तरह जैसे बर्थ डिफेक्ट है, जैसे कटे तालू वाले बच्चे नहीं होते, आपने देखे होंगे पिक्चर्स वगैरह में। एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट्स। फिर जो है ना वो एक बर्थ डिफेक्ट्स देखते हैं, फिर उसको जो है ना एक ट्रीटमेंट उसके लिए बनाते हैं, उसके लिए एक ट्रीटमेंट का जो है ना अपने बंदोबस्त करते हैं। ये जो है ना एम्ब्रियोलॉजी का इसमें एक अहम रोल प्ले होता है। जेनेटिक्स, it is the branch of biology that deals with the study of transfer of characteristic from parents to offspring. बायोलॉजी की इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं कि किस तरह वालिदैन की खसूसियात बच्चों में मुंतकिल होती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है ना ऑफस्प्रिंग, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग कहते हैं व्यूवर्स से बच्चों को, जो ऑफस्प्रिंग बच्चे होते हैं ना वालिदैन के, उनको बोलते हैं। कि किस तरह बच्चों के अंदर जो है ना अपने पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं। आप देखते होंगे बाज बच्चे ऐसे होते हैं, उनकी शक्लें जो है ना उनके पेरेंट्स से काफी ज्यादा मिलती जुलती होती हैं, उनकी जो है ना हरकतें उनके पेरेंट्स से मिलती जुलती होती हैं। तो हाँ, इसके पीछे जेनेटिक्स का एक अहम रोल होता है, तो उसको डिटेल्स के अंदर स्टडी किया जाता है जेनेटिक्स में। इसी तरह इन जेनेटिक्स scientists also study the causes of genetic diseases and develop better varieties of plants and animals. इस तरह जो है ना साइंटिस्ट स्टडी करते हैं कि अपने जो जेनेटिकली जो बीमारियां होती हैं बच्चों को, जो वालिदैन से बच्चों के अंदर मुंतकिल हो जाती हैं, जैसे थैलेसीमिया हो गया या जिस तरह से ब्लड डिसऑर्डर्स हो गए, तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो पेरेंट्स से ना बच्चों के अंदर मुंतकिल होती हैं। तो उसके अंदर उसको जो है ना जेनेटिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है, और इसी तरह से जेनेटिक्स में ना जानवरों और पौधों की बेहतरी की तरफ भी तवज्जो दी जाती है।